नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आज आपको सिस्टिक एक्नी के बारे में बताऊंगा। पिंपल्स यानी कील मुहासे यानी एक्नी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर टीनेजर्स के अंदर। और एक्नी कई तरह की होती है। एक्नी बहुत माइल्ड एक्नी भी हो सकती है, जिसके अंदर केवल ब्लैक हेड हो या वाइट हेड हो, या फिर जिनके अंदर लाल दाने हों, या फिर एक्नी बहुत सीवियर हो सकती है। जो बहुत सीवियर एक्नी होती है उसके अंदर बड़ी बड़ी लाल गांठें सी बन जाती हैं, जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, तो उसी को कहते हैं हम सिस्टिक एक्नी। तो आज हम सिस्टिक एक्नी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताता हूं कि सिस्टिक एक्नी क्या होती है और ये कैसे बनती है। जैसा मैंने बताया कि पिंपल्स कई तरह के होते हैं और ये टीनेजर्स की कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसमें जो सबसे सीवियर टाइप की एक्नी है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लाल गांठें सी बन जाती हैं और उनमें दर्द होता है। वो उन गांठों के अंदर पस भरा होता है या सीबम भरा होता है। सीबम होता है अपनी बॉडी का नेचुरल ऑयल। तो ये कैसे डेवलप होती है? टीनेजर्स के अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं और एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन लेवल जब बढ़ जाता है तो अपना ऑयल, नेचुरल ऑयल जो है वो ज़्यादा बनने लगता है, यानी सीबम प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। सीबम प्रोडक्शन बढ़ने के कारण से उन पोर्स के अंदर जहाँ से सीबम आ रहा है वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। उस ब्लॉक होने में एक तो एक्स्ट्रा सीबम है, प्लस आपके जो स्किन के डेड सेल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, प्लस आपके बैक्टीरिया हैं, ये सब चीज़ें मिलके और इन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी नेचुरल ऑयल निकलने लगता है, तो ये बाहर से जब ब्लॉक हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है तो वहाँ पे ये सब सीबम इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है तो वही एक गांठ बन जाती है जिसके अंदर ये सीबम भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है। फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन डीप चला जाता है स्किन के अंदर। फिर उसमें जो लाल बड़ी बड़ी गांठें होती हैं वो लाल हो जाती हैं, इनमें दर्द होने लगता है और बिल्कुल जैसे फोड़ा होता है उस टाइप की गांठें सी बन जाती हैं। इन्हीं को हम सिस्टिक एक्नी बोलते हैं। और कभी कभी ये गांठें ऐसी होती हैं जिनके अंदर लिक्विड नहीं होता है और इसके अंदर बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो नोडुल्स कहलाते हैं। तो कभी कभी इन दोनों को मिला के हम कहते हैं नोडुलोसिस्टिक एक्नी। ये गांठें एक हो सकती हैं या दो हो सकती हैं, कई बहुत सारी भी हो सकती हैं। ये ज़्यादातर तो फेस पे होती हैं, लेकिन फेस के अलावा ये चेस्ट पे, बैक पे, नेक पे, शोल्डर्स पे या अपर आर्म्स पे, इन सब जगह हो सकती है। अब ये सिस्टिक एक्नी किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं? एक तो ये टीनेजर्स में होती है, टीनेजर्स के अलावा मेल्स में ज़्यादा होती है, या फिर जो मेनोपॉज में लेडीज होती हैं उनको ज़्यादा हो सकती हैं। जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री है उनके भी सिस्टिक एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब सिस्टिक एक्नी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब ये फूट जाएंगी तो फूटने के बाद में स्कार होगा और कुछ लोगों को कीलॉइड भी बन सकता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम किसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा ऑयल बन रहा है, जो सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसको हम सुखा दें। तो हार्मोन्स से कारण से ऐसा होता है, तो इसलिए जनरली हम हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑयल ज़्यादा बन रहा है इस ऑयल को हम सुखा देते हैं। इस ऑयल को सुखाने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट दवाई है वो है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स के अंदर रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए के डेरिवेटिव होते हैं, यानी विटामिन ए से निकलते हैं, इसमें आइसोटेट्रिनॉइन नाम का जो रेटिनॉइड होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ये कैप्सूल के रूप में दिए जाते हैं। ये एक कैप्सूल या दो कैप्सूल, वो डोज सेट की जाती है बॉडी वेट के हिसाब से। इस कैप्सूल को हम देते हैं खाने के साथ में मतलब ये है खाने के बीच में कुछ खाना खा लिया थोड़ा सा, उसके बाद कैप्सूल लिए, फिर बाकी खाना कंटिन्यू किए जाते हैं। इससे इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। दूसरा, इसके लेने से आपको ड्राइनेस फील होगी क्योंकि ऑयल सुखाएगा, इसलिए आपका मुंह सूखा हो सकता है, इसमें आपके होंठ फट सकते हैं। तो अगर आपके होंठ फटे तो उस पर आप वैसलीन लगा लीजिए दिन में 2-3 बार, और ड्राइनेस के लिए कोई भी ऐसे मॉइस्चराइजर लगा लीजिए जो नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर हो। इसके लिए अलग से मॉइस्चराइजर आते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। आइसोटेट्रिनॉइन के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि इसको हम लेडीज़ में दें तो ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई और आइसोटेट्रिनॉइन दिया तो बच्चे को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। आइसोटेट्रिनॉइन के अलावा हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसमें इन्फेक्शन होता है और डीप इन्फेक्शन होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स हमें लंबे समय तक हो सकता है देना पड़े जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो।
ये तो खाने की चीज़ें हुई, लेकिन इसके अलावा हमें लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें फेस वॉश देना पड़ेगा जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड पड़ा हुआ हो, और फिर हमें कुछ एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स लगानी पड़ेंगी, बेंजोइल पेरोक्साइड हो या क्लिंडामाइसिन हो। कभी कभी हमें इन सिस्ट में जब ज़्यादा नहीं सूख पा रही हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो फिर हमको स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। महिलाओं में अगर ये सिस्टिक एक्नी है और रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है यूजुअल ट्रीटमेंट को, तो फिर उस केस के अंदर हम हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। हार्मोनल थेरेपी में या तो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं वो देते हैं, या फिर स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं जो एंटी एंड्रोजन्स होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।